आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम ये रिक्वेस्ट करेंगे अपने व्यूअर्स से कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बांग्लादेश और इंडिया के लिए हमेशा ये झूठ बोला जाता रहा है कि इन दोनों मुल्कों के अंदर एक जैसा कल्चर है, एक जैसी ज्योग्राफी है और एक जैसा क्लाइमेट है। और अब इंडिया के अंदर से इस बात पर बहस होने लगा है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच बॉर्डरलेस इकोनॉमी होनी चाहिए। कई इंडिया के मशहूर न्यूज़ आउटलेट्स इस पर लंबे लंबे कॉलम्स लिख चुके हैं और इस पर डिबेट्स भी हो चुकी हैं इंडिया के बारे में, और इस पर डिबेट्स भी हो चुकी हैं इंडिया के अंदर। सबसे पहले तो इस झूठ को जाहिर करना ज़रूरी है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक जैसा कल्चर है। तो देखें, क्या कल्चर सिर्फ कपड़े पहनने के स्टाइल का नाम है कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में औरतें साड़ी पहनती हैं या गुजरात और बांग्लादेश में औरतें साड़ी पहनती हैं तो इसका मतलब एक जैसा कल्चर हो गया? नो, दिस इज़ नॉट कल्चर, दिस इज़ नॉट द कंप्लीट पिक्चर। कल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। कल्चर के अंदर ये आता है कि आपके खाने कैसे हैं, आप शादी किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, अपने प्यारों के मरने का गम आप किस तरह मनाते हैं, आपका तर्ज ज़िंदगी क्या है। ये सारी चीज़ें असल में कल्चर के अंदर आ जाती हैं, सिर्फ आपकी ड्रेस कल्चर के अंदर नहीं आती। बांग्लादेश के अंदर मुसलमान अक्सरियत में रहते हैं और ये निकाह के कलमात से शादी ब्याह की खुशियाँ मनाते हैं, जबकि इंडिया के अंदर, इवन वेस्ट बंगाल के अंदर जहाँ पर एक जैसी भाषा बोली जाती है, यहाँ पर अग्नि के फेरे से शादी की जाती है। बांग्लादेश के अंदर किसी के मरने पर जनाज़े नमाज होती है, गुस्ल होता है, तदफीन होती है, जबकि इंडिया के अंदर अक्सरियत जो है ये मैयत को जला के उसकी राख दरिया में बहा देती है। बांग्लादेश के अंदर जो चीज़ हराम समझी जाती है इसको खाने के मेन्यू में शामिल नहीं किया जाता, वो खाने के मेन्यू से आउट होती है, जबकि इंडिया के अंदर आपको वही हराम चीज़ें खाने के मेन्यू का हिस्सा भी नज़र आती हैं। लेकिन फिर भी आखिर किस बेशर्मी के साथ ये झूठ बोला जाता है कि कल्चरल सिमिलरिटी है? जनाब, किधर है कल्चरल सिमिलरिटी? ना शादी ब्याह एक जैसे हैं, ना खाने एक जैसे हैं, ना फिर मैयत के और तदफीन के मसाइल, गम के मसाइल एक जैसे हैं। तो सिर्फ चंद सिमिलरिटीज़ को उठाकर ये राय कायम कर देना कि इंडिया और बांग्लादेश के अंदर तो एक जैसे लोग हैं, ये मुनासिब बात नहीं है। दूसरी बात ये कि जुग्राफ़ी, बांग्लादेश की जो जुग्राफियाई सरहदें हैं ये फाइनल हैं। पूरी दुनिया जानती है कि बांग्लादेश कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे उसके बॉर्डर ख़त्म होते हैं। इसमें किसी को भी एतराज़ नहीं है दुनिया में। बांग्लादेश का कोई इलाका मुतनाज़िया या डिस्प्यूटेड नहीं है, कोई और मुल्क नहीं कह सकता कि ये हमारा इलाका है। जबकि इंडिया की जुग्राफियाई सरहदों की जहाँ तक बात है तो उसका मैप आज तक फाइनल नहीं है। इंडिया की हज़ारों किलोमीटर की ऐसे इलाके हैं जो कि ऑफिशियली इंडिया के मैप के अंदर ही आते हैं, लेकिन हैं वो चीन और पाकिस्तान के पास। मिसाल के तौर पर गिलगित बल्तिस्तान है पाकिस्तान का, कश्मीर है पाकिस्तान का, चीन के पास अक्साई चीन है। इंडिया कहता है ये तो हमारे हैं और इंडिया इनको अपने मैप में भी शामिल करता है, लेकिन ये इलाके इंडिया के पास नहीं है बल्कि चीन और पाकिस्तान के पास है। इसी तरह से हज़ारों किलोमीटर का वो इलाका भी है इंडिया का जिस पर स्टिल डिस्प्यूट है, अभी तक डिस्प्यूट है, जिसमें जम्मू और कश्मीर का इलाका आ जाता है और इसमें वो नॉर्थ ईस्ट के इलाके आ जाते हैं जिस पे चाइना का क्लेम है कि ये हमारे इलाके हैं। तो अब एक तरफ बांग्लादेश की कंप्लीट एक जुग्राफी है जिसके ऊपर कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, दूसरी तरफ इंडिया का इनकम्प्लीट मैप है जिसके अंदर जगह जगह पर डिस्प्यूटेड टेरिटरीज आपको नजर आती हैं। यानी आसान लफ्जों में बांग्लादेश की अनडिस्प्यूटेड ज्योग्राफी है, जबकि इंडिया की जो ज्योग्राफी है ये डिस्प्यूटेड है। ब्रॉडर सेंस में इन दोनों मुल्कों के अंदर कोई भी जियोग्राफिकल सिमिलरिटीज नजर नहीं आती। बहरहाल इंडिया इस बात पर आजकल बजिद है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच ये सारी जो चीज़ें हैं ये सिमिलर हैं, इसलिए बॉर्डरलेस इकोनॉमी होनी चाहिए जनाब। अब ये एक वियर्ड किस्म का टर्म है कि बॉर्डरलेस इकोनॉमी, लेकिन हकीकत में इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी को पार्टनरशिप के नाम पे इंडिया की इकोनॉमी के साथ बाउंड कर देना। इस बॉर्डरलेस इकोनॉमी नाम के जो टर्म है, नई बाला जो ईजाद हुई है, इसका मकसद यही है, यानी इंडियन नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल की ग्रोथ के साथ बांग्लादेश ग्रो करे। ये मेन ऑब्जेक्टिव मालूम होता है इस नई थ्योरी का जो कि आजकल इंडिया के अंदर सर्कुलेट कर रही है। देखें, चीन की मार्केट और चीनी इन्वेस्टमेंट का जो वॉल्यूम है इसके साथ इंडिया कम्पीट नहीं कर सकता बांग्लादेश के अंदर। तो इसको टैकल करने के लिए अब ये नया टर्म बॉर्डरलेस इकोनॉमी जैसे आइडियाज़ जो हैं ये मार्केट में छोड़े जा रहे हैं ताकि इस पर बहस हो और इस पर कोई कंक्लूजन निकाला जा सके। अलबत्ता इंडिया को इस तरह की फजूल किस्म की चीज़ों पर ध्यान देने की बजाय एक अहम चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
अगर वो अपना ट्रेड बेहतर बनाना चाहता है बांग्लादेश के साथ, और वो ये है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच जितना ऑफिशियल ट्रेड है तकरीबन उतना ही अनऑफिशियल ट्रेड भी एग्जिस्ट करता है। दोनों मुल्कों के दरमियान उतना ही अनऑफिशियल ट्रेड भी हो रहा होता है, स्मगलिंग और गैर कानूनी तौर से जो ट्रेड होता है उसकी मद में, जिसमें अमूमन इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफराद ही मुलविस होते हैं। और ये गोरख धंधा BSF के ही अफसरान और जो इंडिया के पॉलिटिशियंस हैं उनकी छप्पर छांव के नीचे चल रहा होता है, और इंडियन मीडिया खुद ये चीज़ें रिपोर्ट करता रहा है, और कई BSF के अफसरान पकड़े भी गए हैं। नवंबर 2020 में भी इंडियन CBI ने BSF के कमांडर को पकड़ा था, जिसके स्मगलिंग में मुलविस होने के सबूत उनको मिले थे। अब इस गैर कानूनी कारोबार की वजह से BSF के अफराद तो करोड़ों रुपए बना रहे हैं और इंडियन पॉलिटिशियंस भी उनके साथ मिलकर करोड़ों रुपए का गेम खेल रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश और इंडिया की जो सरकारें हैं इनको कुछ नहीं मिल रहा, इनको टैक्स का पैसा भी नहीं मिल रहा इस इनफॉर्मल ट्रेड की वजह से। तो इंडिया को चाहिए कि इस गैर कानूनी ट्रेड को फॉर्मलाइज करे और इसको मेन धारा में लेकर आए ट्रेड की, और इसकी कोई स्ट्रेटजी बनाए, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि जितना इंडिया और बांग्लादेश का ऑफिशियल ट्रेड होता है उतना ही अनऑफिशियल ट्रेड भी एग्जिस्ट करता है, ये एक हकीकत है। तो अगर ये अनऑफिशियल या इनफॉर्मल ट्रेड फॉर्मल हो जाता है तो इंडिया और बांग्लादेश का बायलैटरल ट्रेड डबल हो सकता है, और फिर इस सूरत में इंडिया बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में आ सकता है चीन की निस्बत, कि वो भी बांग्लादेश के अंदर ट्रेड के हवाले से एक अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। देखें, ये आपने कभी नहीं सुना होगा कि चीन की PLA के जो कमांडर हैं, यानी चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उसके कमांडर इंडिया के साथ बॉर्डर पर स्मगलिंग में पकड़े गए हों, ये आपने कहीं नहीं सुना होगा। और ये भी आपने नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान के जो जनरल हों वो इंडिया के साथ पकड़े गए हों, इंडिया के साथ स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए हों, ये भी आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल फोर्सेस हैं, ये प्रोफेशनल आर्मी है, और इनके जो जनरल हैं वो इस किस्म की चीज़ों में मुलविस नहीं होते। लेकिन इंडिया के अंदर ये रोज़ का मामूल है, और कई ऑफिसर्स इसके हवाले से पकड़े गए हैं, और हवाला और हुंडी के ज़रिए स्मगलिंग के इस कारोबार का सिलसिला जारी है, और हवाला और हुंडी की वजह से सरकार तक टैक्स नहीं पहुंच पाता, और इस गैर कानूनी ट्रांजैक्शन का जो नेटवर्क है ये इंडिया के अंदर पूरे इंडिया में फैला हुआ है। आज से 10 साल पहले तक अगर आप डेटा उठा के देख लें तो एस्टीमेट ये था कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट है बांग्लादेश के अंदर, गैर कानूनी एक्सपोर्ट जिसको आप स्मगलिंग कहते हैं, ये हर साल $4 अरब $4 बिलियन हो रही होती है। आज से 10 साल पहले की फिगर्स हैं ये, और ख़ुद बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर थे इंडिया के अंदर, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था कि $4 बिलियन की एक्सपोर्ट इंडिया के अंदर से हो रही होती है स्मगलिंग की मद में। अब अगर ये $4 बिलियन का ट्रेड, जो कि आज तो यकीनन डबल से भी ज़्यादा हो चुका होगा 10 साल के अरसे के अंदर, अगर ये ऑफिशियल तरीके से हो तो सोचें इंडिया की जो पोजीशन है ट्रेड के हवाले से ये कितनी बेहतर हो सकती है बांग्लादेश के अंदर। लिहाजा इंडिया को चाहिए कि इस अहम इशू पे तवज्जो दे, बजाय इसके कि शॉर्टकट तरीके से बॉर्डर लेस इकोनॉमी और इस किस्म के फजूल और बेतुके किस्म के आइडियाज़ फ्लोट करता पड़े मार्केट में।